अभी पार्ट 2 है। इसके अंदर 31 से लेके 60 तक अगले 30 सवाल करेंगे। तो 31, द ट्यून प्रिंसिपल ऑफ महात्मा गांधी। रामराज वॉज रामराज वर महात्मा गांधी के रामराज के युगल सिद्धांत कौन से थे? सही साधन व सही लक्ष्य यानी करेक्ट करेक्ट गोल्स, अनटचेबिलिटी एंड अल्कोहल प्रिवेशन, खादी और चरखा, और ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा। तो सबको पता है कि ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस था। तो गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धांत सत्य व अहिंसा से निहित है। गांधी जी सत्य एवं अहिंसा दोनों को ही किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के महत्वपूर्ण मानते थे। सत्य और अहिंसा समाज में भेदभाव को समाप्त करता है। भेदभाव भेदभाव जैसे कुरीति को दूर होते समाज राम राज जैसी अवधारणा की ओर आगे बढ़ता है। राम राज की स्थापना का उद्देश्य है कि समाज को सभी प्रकार की कुरीतियों, कष्टों और आर्थिक कमजोरियों से निजात दिलाकर आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करें। Who among the following was not related to the स्वराज पार्टी? मोतीलाल नेहरू थे। हाँ, वो उनसे संबंधित थे। अय्यर अयंगर जो थे ये भी थे। राजगोपालाचारी ये नहीं थे। ये राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल ये सब नहीं थे। विठल भाई पटेल ये भी थे। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने दिसंबर 1922 में गया कांग्रेस अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन हुआ था? गया कांग्रेस अधिवेशन में नए कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव रखा और तर्क दिया कि इसमें से या तो विधान परिषद का स्वरूप बदलेगा या वे खत्म हो जाएंगे। लेकिन कांग्रेस के दूसरे खेमे ने, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सी गोपालाचारी कर रहे थे, ने इसका विरोध किया। प्रस्तुत प्रस्ताव के पक्ष में 890 और विरोध में 1784 मत पड़े। प्रस्ताव मंजूर हो गया। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने अपने पदों से इस्तीफा दिया और 1 जनवरी 1923 ईस्वी को एक नए पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के गठन की घोषणा की। इस पार्टी के बाद में स्वराज पार्टी के नाम से जाने लगा। सी आर दास इसके अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू महासचिव थे। अन्य सहयोगी विठल भाई पटेल और अयंगर थे। अब चलते हैं। जलियांवाला बाग टुक प्लेस इन द ईयर ऑफ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो इसका आंसर होता है 13 अप्रैल था और 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में एक घटना हुई जिसने भारतीय इतिहास की दिशा मोड़ने का महत्वपूर्ण पूर्ण कदम मतलब कार्य किया। 13 अप्रैल जो बैसाखी का दिन था, पंजाब की फसल कटाई की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता था। इस दिन सरकार ने कोई भी मीटिंग, सामूहिक एकत्रीकरण और जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था और साथ साथ इसकी घोषणा की थी कि इसी दिन सायंकाल 4 बजे जलियांवाले बाग में एक जलसा हुआ जिसमें लोगों डॉक्टर सत्यपाल सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जनसभा का आयोजन कर रहे थे। जनरल डायर वहां पर पहुंचे और बिना किसी सूचना के गोली चलाने का आदेश दे दिया जिसमें बहुत बेगुनाह लोग मारे गए। जनरल डायर के अनुसार 15 से 20 लोग मारे गए। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारे गए। वैसे कहा जाता है कि 1000 से भी ज्यादा मारे गए थे। इस हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जिसमें 8 सदस्य थे और 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे। हंटर कमेटी ने 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। गांधी जी और रविंद्र ठाकुर ने विरोध स्वरूप अपनी उपाधियां त्याग दी थी। वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य शंकर नायर ने त्याग पत्र दे दिया था और कांग्रेस पार्टी ने इस हत्याकांड के जांच हेतु मदन मोहन लाल मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन किया था। अब कि हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो क्या सी आर दास थे, दादा भाई नरोजी तिलक, या गोपाल कृष्ण गोखले? तो आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने पहली बार राजनीति में 1889 में इलाहाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन से प्रवेश किया। गोखले उदारवादी होने के साथ साथ सच्चे राष्ट्रवादी भी थे। गरम दल के लोगों ने उन्हें दुर्बल हृदय का उदारवादी एवं अंग्रेजों ने छिपा हुआ राजद्रोही कहा। उन्होंने 1905 में बनारस में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। गांधी जी ने इन्हें अपना राजनीतिक गुरु स्वीकार किया था। हु वॉज द रिलेटेड टू बहिष्कृत भारत? बहिष्कृत भारत किसने लिखा था? आत्माराम पांडुरंग ने, ज्योतिबा फूले ने, बाल गंगाधर तिलक ने, बी आर अम्बेडकर ने? शायद बी आर अम्बेडकर ने लिखा है। सही है।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 3 अप्रैल 1927 में मराठी भाषा में बहिष्कृत भारत पत्रिका का प्रकाशन किया था। 20 जुलाई 1924 में इन्होंने बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा, अंग्रेजी में और केसरी पत्रिका निकाली। ज्योतिबाई फूले ने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। उसमें से एक पुस्तक गुलामगिरी है। हाथवरक पांडुरंग ने 1867 में रानडा के साथ मिल करके प्रार्थना समाज की स्थापना की। गांधी-इरविन अकॉर्ड वॉज साइन टू एंड। गांधी-इरविन समझौते को किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? किसको रोका था उसने? भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट को, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा को, या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को? तो इसका आंसर है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसको देख लेते हैं। गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को अंग्रेजों के समक्ष 11 सूत्री प्रस्ताव रखा, जिसकी मुख्य मांगें थी: भू राजस्व आधा करना, सैनिक व्यय में 50% की कमी, नमक कर की समाप्ति, विदेशी कपड़ों पर विशेष आयात कर, विनिमय दर में कमी, गुप्तचर विभाग की समाप्ति आदि। गांधी जी के द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्रीय मांग पत्र वाइसरॉय द्वारा विचार न करने के कारण गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के लिए विवश होना पड़ा। अतः गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम में अपने 78 चुने हुए सहयोगियों के साथ दांडी मार्च प्रारंभ किया। 26 दिनों की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून को भंग किया और औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को असहयोग आंदोलन अगस्त और 1920 में गांधी जी के चलाए गए अन्य आंदोलन थे। Who established the first independent Indian government in abroad? विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित किया? तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने स्टार्ट किया है। विदेशों में प्रथम भारतीय सरकार की स्थापना राजा महेंद्र प्रताप ने 1915 से 16 में काबुल में की थी। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से था। हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने इनके नाम से अलीगढ़ की एक विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। जर्मनी और रूस ने इस सरकार की मान्यता भी प्रदान कर दी थी। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। भारत छोड़ो आंदोलन में आजाद हिंद फौज की एक नई ताकत मिली। मलाया में ब्रिटिश विरोधी प्रदर्शन किए गए। सितंबर 1948 ईस्वी में 42 ईस्वी में आजाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का गठन 16,300 सैनिकों को लेकर किया गया था। लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज इन द ईयर ऑफ। भारतीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 31 में, 29 में, 21 में, 30 में? तो आंसर है 29 में। 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव इसी अधिवेशन के दौरान पारित किया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया था। 1930 में कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था। 1931 में कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था और आर्थिक कार्यक्रमों की घोषणा भी की गई थी। 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में चित्तरंजन दास को अध्यक्ष चुना गया था, किंतु उनके जेल में होने के कारण हाकिम अजमल खां ने अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था, जिसे लाला हंसराज ने तैयार किया था। यूनिफिकेशन ऑफ बंगाल। बंगाल का एकीकरण टुक प्लेस कब हुआ था? बंगाल का एकीकरण किस सन में हुआ था? तो 1912 में। इसको भी देख लेते हैं। दिसंबर 1903 में और 19 जुलाई 1905 की औपचारिक घोषणाओं के बीच में एक स्थानांतरण योजना को फ्रेजर, रीजल और कर्जन ने पूर्ण विभाजन में बदल दिया। अंततः पूर्वी बंगाल और असम के प्रांतों में असम के अतिरिक्त चटगांव, ढाका और राजशाही डिवीजन, हिल, डिप्रा और मालदा भी सम्मिलित कर दिए गए। 1911 में विभाजन का एकीकरण तब हुआ जब महारानी मेरी तथा सम्राट जॉर्ज पंचम भारत में आए, अर्थात एकीकरण की घोषणा 1911 ईस्वी तथा एकीकरण 1912 में संपन्न हुआ। हु गिव द स्लोगन इज अवर बर्थ राइट? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये उद्घोषक किसका था? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या चंद्रशेखर आजाद? तो आंसर है बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। यह नारा तिलक जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दिया था और इस अधिवेशन में तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस
और लीग के मध्य समझौता संपन्न हुआ, जिसे कांग्रेस लीग समझौता के नाम से जाना जाता है। हु गेव द स्लोगन टू डाई? तिलक, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह और महात्मा गांधी। तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम ने की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया, जिसे थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिए गए। कांग्रेस ने इस सम्मेलन में गांधी जी के लगभग 70 मिनट तक भाषण दिया। उन्होंने इसी भाषण में करो या मरो का नारा दिया। गांधी जी के भाषण को बिजली जैसा असर हुआ। सबसे पहले तो उन्होंने स्पष्ट किया कि असली संघर्ष इसी क्षण से शुरू नहीं हो रहा है। आपने सिर्फ अपना फैसला करने का अधिकार मुझे सौंपा है। अब मैं वायसराय से मिलूंगा और उनसे कहूंगा कि कांग्रेस का प्रस्ताव स्वीकार कर लें। इनमें से 2 या 3 हफ्ते लग जाएंगे, लेकिन इतना आप निश्चय जान लें कि मैं मंत्रिमंडलवादी और वायसराय से कोई समझौता करने नहीं जा रहा हूँ। अर्थात आज़ादी से कम किसी भी चीज़ से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हूँ। लेकिन मेरे शब्द होंगे, आज़ादी से कम कुछ भी नहीं। इसके बाद ही मेरा करो या मरो का नारा दिया। Who फर्स्ट स्टार्टेड द होम रूल लीग मूवमेंट? होम रूल लीग मूवमेंट जो है, यह आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया? इन्हीं बेसन ने, सरोजनी नायडू ने, या सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, या तिलक ने? तो इसका आंसर है तिलक ने किया था। है ना। होम रूल लीग की स्थापना पहली बार गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव पूना में की थी, जबकि 5 माह एनी बेसन ने अपनी होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में की थी। यहाँ तिलक के होम रूल लीग का कार्यक्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और बरार था। वहीं शेष भारतीय एनिमेशन के कार्यक्षेत्र था। हु established द इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? एओ ह्यूम, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, वेम्स चंद्र बनर्जी। किसने किया था? एओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम ने की थी। ये सर ये इसका इसके मतलब प्रथम महासचिव, जनरल सेक्रेटरी भी थे। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन अध्यक्ष व्योम चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी ने की थी। दादा भाई नौरोजी, यूजुअली नोन एज दादा भाई नौरोजी, को आमतौर पर किस नाम से पुकारा जाता है? उनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से पुकारा जाता है। दादा भाई नौरोजी को ओल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया से जाना जाता है। गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर और पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत से जाना जाता है। द फर्स्ट स्प्लिट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक प्लेस तो 1907 में हुआ था। ये प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 में। 1907 में गरम दल और नरम दल में कांग्रेस सूरत के अधिवेशन में विभाजित हो गई थी। और लगभग इसी समय बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद का उदय हुआ। नरम राष्ट्रवादियों ने ऐतिहासिक भूमिका 1907 तक पहुंचते पहुंचते समाप्त हो गए। लेकिन इससे पहले के 30 वर्षों में इन राष्ट्रवादियों ने जो कुछ किया उसमें एक महान सफलता ही कहा जाए। 1905 और 7 के बीच पूरे देश में छिड़े स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन ने अपना नेतृत्व कर नरमपंथी नेताओं के हाथ में नहीं था। हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने, मोहम्मद इकबाल ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने, या भगत सिंह ने? इसका नाम किसी ने दिया। इसको दिया है सर्वप्रथम इकबाल। ये बहुत फेमस सवाल है। इसको दिया है मौलाना हसरत मोहनी ने, 1921 में दिया था। मौलाना हसरत मोहनी। बाद में भगत सिंह ने मुझे इस नारे में अत्यधिक प्रसिद्धि मिली। मोहम्मद इकबाल ने कहा था सारे जहां से हिंदू एक था हमारा। अब आ गया हमारा भारत का भूगोल के इस सवाल। तो द ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया इस भारत के प्राचीनतम पर्वत कौन से? विंध्याचल, हिमालय, अरावली, या नीलगिरी? तो आंसर होगा अरावली। भारत का ही नहीं, विश्व की प्राचीनतम श्रेष्ठ पर्वत अरावली पर्वत है। इसका विस्तार भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में, उत्तर पूर्व में, दक्षिण पश्चिम की दिशा में पाया जाता है। इसका सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ये पर्वत अब अपरदन और अनाच्छादन के कारण घिस कूद कर काफी नीचे हो गया। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। अगला है नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर
डैम इज लोकेटेड ऑन द रिवर नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, नर्मदा। तो इसका आंसर है कृष्णा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कृष्णा पर नदी पर नागार्जुन सागर का निर्माण किया गया है। इस बांध को बनाने में एक परिकल्पना में 1903 में सर्वप्रथम प्रस्तुत की गई थी। 10 दिसंबर 1955 में इस बांध की नींव तत्कालीन प्रधान पंडित नेहरू ने रखी थी। इसका नामकरण बौद्ध विद्वान नागार्जुन के नाम पर रखा गया है। महानदी उड़ीसा राज्य में बहती है और इस नदी पर हीराकुंड बांध का निर्माण हुआ। गोदावरी नदी पर पोचमपाद परियोजना का निर्माण हुआ। नर्मदा नदी पर सागर परियोजना जो गुजरात राज्य में स्थित है, नर्मदा सागर। अभी हाल में ही इसकी ऊंचाई बढ़ाने पर सरकार तथा न्यायालय के बीच में टकराव हुआ था। इस कारण मेधा पाटकर आमरण अनशन पर थी। What percentage of the forest cover in India with respect to the whole area is 22%। उस जमाने में रहा होगा। अभी देख लेते हैं डाटा क्या कहता है। केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने 2019 में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019-21 भी आ गई है के आकलन के अनुसार भारत में कुल वन आवरण 712249 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.67% है। सर्वाधिक वन वाले क्षेत्र जो है क्रमशः मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा तथा महाराष्ट्र है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट रेनफॉल प्लेस इन इंडिया? भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा? लेह, बीकानेर, जैसलमेर और चिरापुंजी। तो लेह सबसे ज्यादा है। लेह भारत के सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। वह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। यह हिमालय श्रेणियों में वृष्टि छाया में स्थित होने के कारण शीतकाल एवं ग्रीष्मकाल दोनों ही मौसमों की वर्षा नहीं प्राप्त कर पाता है। भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला मानसीराम मेघालय में स्थित है। जैसलमेर और बीकानेर स्थान पे अल्प वर्षा प्राप्त करने वाले जिले हैं। अब चलते हैं। इंडिया इज ए सेल्फ डिपेंडेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ। भारत में किस खनिज का उत्पादन में आत्मनिर्भर है? टिन, सिल्वर, सोना, ग्रेफाइट। तो आंसर है ग्रेफाइट। हम्म तो कार्यान्वित शैलों से मिले वाली कार्बनिक संरचना में ग्रेफाइट की प्राप्ति होती है। इस काल शीशा व प्लाम्बागो भी कहा जाता है। इसका प्रयोग पेंसिल की लीड बनाने में तथा परमाणु शक्ति के रिएक्टरों में मंदक के रूप में जाना जाता है। ग्रेफाइट के सर्वाधिक भंडार निम्न राज्य में पाया जाता है: अरुणाचल प्रदेश, फिर जम्मू कश्मीर, फिर उड़ीसा। जबकि ग्रेफाइट उत्पादन करने वाले राज्यों के क्रम में निम्न है: उड़ीसा, झारखंड, केरल। सोना। हम्म ठीक है। सोना, चांदी और टिन में भारत आत्मनिर्भर नहीं है। द हजीरिया फर्टिलाइजर इज बेस्ड ऑन। हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? तो दिया हुआ नेचुरल गैस पर है। इंडियन फार्म्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन सरकारी क्षेत्र की एकमात्र प्रतिष्ठान है। इसके अंतर्गत गुजरात में कोलल तथा कंडाला, उत्तर प्रदेश में फूलपुर और आंवला यूरिया संयंत्र स्थापित है। हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन प्राप्त गैस के चलने से उर्वरक कारखाने इस प्रकार है: हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर, अवाला, गांडीपन और बबराला, शाहजहांपुर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ ट्राइब? इसमें किस देश में प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां हैं? तो बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। इसका आंसर हो गया बिहार, ये मध्य प्रदेश। अरे तो मध्य प्रदेश में क्या है कि 15वीं जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति जो थी वो इतनी मतलब काफी बड़ी संख्या है ये। तो देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या जो मध्य प्रदेश में पाई जाती है, जो राज्य की समस्त जनसंख्याओं का 21.1% है। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर राज्यों के प्रदेशों से लक्षद्वीप में सर्वोच्च 94.8% में पाई जाती है। उसके बाद मिजोरम 94.4। दुहाते यह है कि पौंडीचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा तथा पंजाब में कोई अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे जो तीन है वो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। बोकारो स्टील वॉज स्टैब्लिश विद द हेल्प ऑफ। बोकारो इस्पात कारखाने की विदेशी किसका सहयोग था? तो सही यूएसएसआर होना चाहिए। ओहो, ऐसे। यूएसएसआर होना चाहिए। अभी कभी रखा। सोवियत यूनियन, यूएसएसआर। बोकारो इस्पात
संयंत्र की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना में अंतर्गत बिहार के धनबाद जिले अब झारखंड में सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। इस कारखाने में बोकारो कोयला के क्षेत्र में कोयला, क्योंझर खानों में कच्चा लोहा, दामोदर परियोजना में जल विद्युत तथा चूना पत्थर की प्राप्ति उड़ीसा क्षेत्र से होती है। विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? सौर परिवार में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मरकरी, बुध है। सौर परिवार में कुल 9 ग्रह थे। हाल में ही चेक गणराज्य की राजधानी प्रयाग में हुई अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की बैठक ने प्लूटो को ग्रह से की श्रेणी से हटा दिया और बौना ग्रह माना जाता है। अब टोटल 8 संख्या हो गई है। सबसे छोटा मरकरी है। अब बढ़ते क्रम में क्या है? पहले बुध, फिर मंगल, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर वरुण, यूरेनस, शनि, बृहस्पति। सबसे बड़ा बृहस्पति है। विच वन ऑफ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू अर्थ? तो शुक्र होगा। निकटतम कौन सा है? वीनस, शुक्र। पृथ्वी के निकटतम 3 ग्रह क्रमशः शुक्र, मंगल और बुध हैं। पृथ्वी की सबसे निकट ग्रह शुक्र है और ये सबसे चमकीला और गर्म ग्रह है। इसमें सांझ का तारा एवं भोर का तारा कहा जाता है। ये घनत्व, आकार और व्यास में पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे पृथ्वी की भगिनी ग्रह यानी पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह के पास कोई कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह के घूर्णन और परिक्रमण की गति लगभग समान है। बुध सूर्य का निकटस्थ ग्रह है। मंगल ग्रह का झुकाव एवं घूर्णन की अवधि पृथ्वी के झुकाव एवं घूर्णन की अवधि के लगभग समान है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। When does the solar eclipse allow? हाँ, तो कब होगा ग्रहण? कि ये सूरज है और ये पृथ्वी है, तो बीच में चांद आ जाएगा और यहाँ से हम जब देखेंगे हमको सूरज नहीं दिखाई देगा। तो ये न्यू मून डे के दिन पड़ता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति तब आती है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, जिस कारण चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। यह स्थिति सदैव अमावस्या की होती है। इसके विपरीत चंद्र ग्रहण की स्थिति सदैव पूर्णिमा के दिन होती है, क्योंकि चंद्र ग्रहण तभी होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। तो चंद्र ग्रहण कैसे होगा? ये सूरज है और ये चांद है, बीच में अर्थ आ जाएगा, धरती आ जाएगी। अब इसकी वजह से इसकी परछाई इस पर टकरेगी, नहीं दिखाई देगा। व्हाट इज मार्बल? तो ये शायद सेडिमेंट्री रॉक है। नहीं, कायांतरित चट्टान है। संगमरमर क्या है? कन्वर्ज कायांतरित चट्टान है। संगमरमर जो है कायांतरित चट्टान है। उस तापमान या दबाव या आयतन में परिवर्तन के प्रभाव से आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों का मूल रूप परिवर्तित हो जाता है। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप बनी चट्टानें कायांतरित चट्टानें कहलाती हैं। जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर, सुएज कैनाल कनेक्शन नहर किसको जोड़ती है? तो बंगाल, ये तो गलत है। पता नहीं, सुएज कैनाल तो अलग है, सू नहर देख लेते हैं। ये कह रहे हैं सू नहर उत्तरी अमेरिका को दो महान झीलों सुपीरियर और ह्यूरन झीलों को जोड़ती है। मसू नहर के समीप अवस्थित सॉल्ट सेंट मैरी कनाडा का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। अन्य प्रमुख झीलें मिशिगन, इरी और अंटोरियो है। मिशन की झील केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और शेष 4 महान झीलें संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य विभाजित करती है। द रीजन बिहाइंड द ओरिजिन ऑफ द टाइडल वेव इन द ओशन इज? महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है? सूर्य का प्रभाव, अर्थ रोटेटिंग स्पीड, पृथ्वी की घूर्णन गति से, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ सन एंड मून। यही होना चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से और फिर गुरुत्वाकर्षण, विकेंद्री बल तथा अभिकेंद्री बल, ग्रेविटी, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो लिखा, चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण सागरी जल में नियमित रूप से ऊपर उठने वाले और नीचे गिरने वाले ज्वार भाटा कहा जाता है। चंद्रमा सूर्य के ज्वार रोधक शक्ति में 11:5 का अनुपात पाया जाता है, अर्थात चंद्रमा की ज्वारोत्पादक सूर्य शक्ति की तुलना में 2.17 गुना अधिक है। इसके का अधिक है। चंद्रमा सूर्य के आकार में छोटा होने के बावजूद भी अधिक निकट होने के कारण सूर्य की तुलना में अधिक आकर्षण बल पृथ्वी पर डालता है। एक दिन में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार एवं 2 बार भाटा की पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण आता है। पृथ्वी को अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लगता है।
अतः प्रत्येक स्थान पर ज्वार का अंतराल 12 घंटा होना चाहिए, परंतु यह अंतराल 12 घंटे 26 मिनट का होता है। इसका कारण पृथ्वी का घूर्णन और चंद्रमा का परिक्रमण है। स्पष्ट है कि किसी स्थान पर ज्वार और भाटे के बीच के अंतराल 6 घंटा 13 मिनट होता है। कनाडा के न्यू ब्रांसिक और नोवास्कोशिया के मध्य स्थित पंडी की खाड़ी में ज्वार की ऊंचाई सर्वाधिक होती है। भारत में ओखा तट पर ये मात्र 2.7 मीटर होती